थोड़ा सा इंटरनेट ग्लिच आने की वजह से थोड़ी समस्या हो गई, कुछ देरी के लिए आप लोगों ने वेट किया, उसके लिए आपका शुक्रिया। मेरा नाम आज़ादवीर सिंह है। आज की जो हमारी क्लास है ये नेट जेआरएफ के पेपर फर्स्ट के बारे में एक इंट्रोडक्शन क्लास है। इसमें हम लोग बस ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग आने वाले समय में किस किस तरह से पूरे सिलेबस को कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी यूनिट्स पर हम किस तरह से फोकस करने वाले हैं, आपके मॉक्स के बारे में हम लोगों के क्या प्लान्स हैं, उन सब के बारे में एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम आज़ादवीर सिंह है। करण सर और मैं मिलकर हम लोग इस यूजीसी नेट का जो जेआरएफ का एग्ज़ाम है, इसके जितने भी शेड्यूल्स हैं, जितने क्लासेज हैं, कोर्सेज हैं, इनको लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। मैं अगर मेरे बारे में बात करूं तो मैं अभी पीएचडी स्कॉलर हूं। पॉलिटिकल साइंस के इंटरनेशनल रिलेशंस में मैं पीएचडी कर रहा हूं। मैंने 7 बार जेआरएफ का एग्ज़ाम पास किया है। हाँ, ये सच बात है कि हो सकता है कि नेट जेआरएफ का इतनी बार करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, लेकिन देते रहे तो इसलिए था कि शायद प्रैक्टिस में रहने के लिए। मैं कई वर्षों से अध्ययन का काम कर रहा हूँ इसमें। पॉलिटिकल साइंस का मैं छात्र भी रहा हूँ और अभी लंबे समय से पढ़ाता रहा हूँ। पॉलिटिकल साइंस के अलावा जो मैं सेगमेंट कवर करवाता हूँ वो फर्स्ट पेपर का सेगमेंट कवर करवाते, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, यूजीसी नेट में जेआरएफ की आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज केवल पेपर फर्स्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पेपर फर्स्ट में हम लोग किस तरह से आगे बढ़ने वाले हैं। मेरे ख्याल से पहले मैं एक बार कमेंट देख लेता हूं कि जो लोग कुछ डाउट पूछ रहे हैं उनके क्या कमेंट्स हैं। मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? एक बार बता दीजिएगा कि मेरी आवाज़ ठीक ठाक पहुंच रही है आप तक। जी अमर जी नमस्ते। शिवेंद्र जी हेलो। द थिंक आपको भी गुड आफ्टरनून। इंजीनियर ट्रेडर आपको भी नमस्कार जी। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आवाज़ आ रही है आप लोगों को। चलिए जी, द थिंक की तरफ से मैसेज आया कि आवाज़ आ रही है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में कि हम लोग क्या क्या करने वाले। पेपर फर्स्ट में यूजीसी नेट में 10 यूनिट्स हैं, जिनमें अगर आप केवल यूजीसी नेट के एग्ज़ाम की बात करें तो ये पेपर 2 हिस्सों में होता है। पहले 3 पेपर होते थे, अभी वर्तमान की हम केवल बात करने वाले हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है जो कॉमन पेपर है, अर्थात आप किसी भी विषय से एग्जाम दे रहे हो सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। वो अलग बात है कि इस कॉमन पेपर का सिलेबस तो कॉमन है, लेकिन अगर आपका एग्जाम किसी दूसरी डेट को है तो क्वेश्चंस चेंज होते रहते हैं। वो एक साधारण सी बात है समझने वाली, इसमें कोई वैसी विशेष समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा एक सेकंड पेपर होता है, जिस सेकंड पेपर को हम लोग बोल सकते हैं वैकल्पिक विषय का पेपर, जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी आप कह सकते हैं। जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, जैसे कि मानविकी विषय से अगर आप हैं, ह्यूमैनिटी से आप हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, या फिर अगर आप आर्ट सब्जेक्ट की जगह साइंस स्ट्रीम से हैं तो जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट। जो पहला पेपर होता है फर्स्ट पेपर, जिसका आज डिस्कशन का मेन मुद्दा है, वो ये है कि कॉमन पेपर होता है। इसका सिलेबस सभी के लिए कॉमन है। सेकंड पेपर जो है आप लोगों का, मैं जानता हूं कि आप लोगों को ये बातें पता हैं, फिर भी मेरा ये दायित्व है कि आप लोगों को इसके बारे में अगले 2-3 मिनट में थोड़ा सा बता दूं, ताकि हम आने वाली बातें और आसानी से समझ सकें। जो सेकंड पेपर है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट का है। पहले पेपर में आपको 50 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 50 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं। सेकंड पेपर में आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं, 100 प्रश्न आपको करने होते हैं। वर्तमान की स्थिति यह है कि ऑनलाइन एग्जाम होता है आपका, और वर्तमान में समय का ड्यूरेशन इस तरह नहीं तय किया गया कि आपको फर्स्ट पेपर के लिए कितना समय है या सेकंड के लिए कितना समय है। आपको संपूर्ण 3 घंटे दिए जाते हैं, पूरे 3 आवर्स हैं। 3 आवर्स में आप जब चाहो फर्स्ट पेपर शुरू कर सकते हो, जब चाहो सेकेंड पेपर शुरू कर सकते हो। यूजुअली पहले पेपर को कवर करने में समय कम लगता है, ऐसा अक्सर सभी स्टूडेंट्स का मानना है। जैसे मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, नेट जेआरएफ का बैच पढ़ाता रहा हूँ, तो उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स का जो कॉमन बात है ये कि सेकंड पेपर में कंपैरेटिवली समय ज़्यादा लगता है। एक वजह तो जाहिर सी बात है कि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, और दूसरी वजह ये भी है
कि यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल कई बार ऑप्शनल लेवल पर थोड़ा ठीक ठाक तय कर लेते हैं लोग। जो एग्जाम बनाया जाता है ठीक ठाक, ठीक ठाक से मेरा मतलब यह है, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देखेंगे या फिर टीजीटी पीजीटी का उस सब्जेक्ट का एग्जाम देखेंगे और नेट जेआरएफ का पेपर देखेंगे, तो नेट जेआरएफ के पेपर का लेवल वाकई अच्छा स्तर होता है, जिसमें काफ़ी गहराई की बातें भी पूछी जाती हैं। तो फर्स्ट पेपर की अगर बात करें और सेकंड की, तो पूरा का पूरा जो आपके पास समय है, ड्यूरेशन है, वो 3 आवर्स का ड्यूरेशन होता है इन दोनों पेपर को सोल्व करने के लिए। इसके बारे में बेसिक सी बात थी। जो हम लोग नेक्स्ट बात करें कि जो हमारा मेन मुद्दा है समझने का, वो फर्स्ट पेपर का मुद्दा है। अभी में हम लोग फर्स्ट पेपर में क्या करने वाले हैं। फर्स्ट पेपर में टोटल 10 यूनिट्स हैं, जिनमें से एक यूनिट होती है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड जिसे हिंदी में बोलते हैं शिक्षण अभिवृत्ति। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो अगर आपका मीडियम हिंदी है तब भी कोई समस्या नहीं होगी, अंग्रेजी आपका माध्यम है तब भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे वो भी दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड, इसके अलावा एक और हमारा टॉपिक है जिसका नाम है रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड अर्थात ये शोध अभिवृत्ति के बारे में होता है। एक इसके अलावा हमारा टॉपिक होता है जिसका नाम है हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन या फिर उच्च शिक्षा के बारे में। इसमें एजुकेशन के क्षेत्र में होने वाले अभी तक के सभी बदलाव, आज़ादी से पहले वाले बदलाव, आज़ादी के बाद वाले बदलाव, वर्तमान में आई नई शिक्षा नीति के बारे में जो भी बदलाव आए उन सब के बारे में, भारत की शिक्षण जो पद्धति रही है उसमें पुरातन से लेकर आधुनिक से लेकर वर्तमान में जो इंटरनेट का दौर है, ये सारी बातें इसी हायर एजुकेशन का हिस्सा बन जाती हैं। इसके अलावा हमारा जो एक और यूनिट है उसका नाम है पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, अर्थात जो लोग है, जनता है, विकास और पर्यावरण। पर्यावरण से संबंधित सभी मुद्दे हम इस वाले पार्ट में कवर करते हैं। ये भी अपने आप में एक संपूर्ण टॉपिक है जो 4 नंबर का टॉपिक है। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, पब्लिक डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। इसके अलावा हमारे पास जो एक टॉपिक आता है उसका नाम है आईसीटी। आईसीटी का पूरा नाम सुन लीजिएगा, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसी को आसान भाषा में आप कह सकते हैं कंप्यूटर के बारे में कुछ मूलभूत जानकारियां, और कंप्यूटर वर्तमान समय में कितना रिलीवेंट है हम लोगों के लिए, हमारे पढ़ाई के लिए कितना रिलीवेंट है, उस सब में जो जरूरी बातें हैं वो सब इसी यूनिट में हम लोग डिस्कस करते हैं। जी अश्विनी जी, सर साइकोलॉजी का क्लास, जी बिल्कुल, हम साइकोलॉजी के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है उस पर अभी अपनी टीम से बात करेंगे और आपको जरूर हमारी टीम रिप्लाई करेगी। महेंद्र जी बोल रहे हैं फर्स्ट पेपर 1 आवर के बाद ले लिया जाता है। नहीं, अब वो परंपरा नहीं रही है। अब आप फर्स्ट पेपर पर वापस भी जा सकते हैं, अब ऐसी समस्या नहीं है। 5 यूनिट के बाद अगर हम 6 नंबर के यूनिट पर जाते हैं तो एक यूनिट होता है हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को हिंदी में कहा जाता है संप्रेषण। कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, छात्रों और बीच और शिक्षक के बीच में कैसा कम्युनिकेशन होगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन कैसा होता है, अर्थात इनफॉर्मल या फॉर्मल के बारे में जो बात की जाती है, वो सारे के सारे कम्युनिकेशन जो है उन सब के बारे में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, कैसे पढ़ाने में टीचर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके द्वारा बताई जाने वाली बातों को अच्छे से स्टूडेंट समझ पाएं। ये सारी बातें संप्रेषण का हिस्सा हैं, कम्युनिकेशन का हिस्सा हैं। इसके बाद एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंशन। जिसे गद्यांश या फिर अपठित गद्यांश कह सकते हैं। एक पैसेज दिया होता है आप लोगों को, उसके कुछ प्रश्न होते हैं, आपको पैसेज पढ़ना है और उसके बारे में आपको जो दिए गए प्रश्न है उसके उत्तर बताने हैं। आपको ऑब्जेक्टिव पेपर होता है तो 4 में से किसी एक विकल्प को चुनना होता है। सुनने में आसान लगता है, कई बार अच्छे स्तर का कॉम्प्रिहेंशन होता है जिसमें आप लोगों को विश्लेषण भी करना पड़ता है,
एनालिसिस करना पड़ता है, वो हम धीरे धीरे आगे चलकर समझेंगे कैसे करना है। तो कॉम्प्रीहेंशन में ये सारी बातें होती हैं। कॉम्प्रीहेंशन हिंदी अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होता है, क्योंकि पूरा ही एग्जाम जो है आपका दोनों भाषाओं में आपको अवेलेबल होता है। तो आप किसी भी लैंग्वेज में अटेम्प्ट कर सकते हैं या समय समय पर बीच में चेंज भी कर सकते हैं। ये आपको सुविधा यूजीसी के द्वारा दी जाती है, जो एनटी एग्जाम कराता है उनके द्वारा। इसके बाद 3 यूनिट आती हैं, 8, 9 और 10 नंबर की यूनिट्स, जिनको मैं एक ही यूनिट का हिस्सा मानकर चलता हूं अगर मेरी बात माने तो। जिसमें एक यूनिट आती है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग से मतलब है कि कुछ ऐसे रीजनिंग के प्रश्न होते हैं जिसमें सिलोजिज्म जैसा जो टॉपिक है रीजनिंग का, वो इसका मूल हिस्सा है। बेसिक हिस्सा वही है कि रीजनिंग के कुछ प्रश्न आते हैं तो सिलोजिज्म सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसके अलावा कई बार मिसिंग डिजिट को ढूंढना, कई बार कैलेंडर पर भी प्रश्न आ जाता है, वो सब रीजनिंग का हिस्सा है। आसान कहें तो पूरे के पूरे टॉपिक्स में से सबसे आसान में से एक ये है लॉजिकल रीजनिंग। बहुत बड़े स्तर की रीजनिंग नहीं आती, ऐसा नहीं आता कि बैंकिंग के पीओ लेवल की रीजनिंग है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा विशेष आपको समस्या नहीं आने वाली, बशर्ते आपको सही गाइडेंस मिले, सही मटेरियल मिले और आप अनुशासन में रहकर उतनी तैयारी कर लें। तो मेरा ये विश्वास है कि इस एग्जाम में ना सिर्फ नेट पास करना बल्कि जेआरएफ को भी क्वालिफाई करना कोई मुश्किल बात नहीं। दूसरी बात, जो 9 नंबर का हमारा टॉपिक है उसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। मैं इसको केवल मैथ्स लिख दे रहा हूं अभी के लिए। मैथमेटिकल ऑपरेशन से मेरा मतलब है कि मैथ्स के कुछ बेसिक प्रश्न आते हैं, कई बार मेंसुरेशन से भी प्रश्न आए हैं, कई बार प्रॉफिट लॉस या एवरेज या रेशियो से भी प्रश्न आए, अनुपात, परसेंटेज, हानि लाभ, इन सब से जो प्रश्न आते हैं वो बहुत बड़े स्तर के नहीं आते, आसान से प्रश्न आते हैं, तो आप आसानी से कर लेंगे। बशर्ते वही बात है कि आपको बस ठीक से समझाया जाए, आप उस पर उसी तरह से उतनी ऊर्जा के साथ विश्वास करके आप उसका रिवीजन करते रहें। इसके बाद जो एक और टॉपिक आता है जिसका नाम है डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। डीआई सच बात तो यह है कि मैथ्स का ही एक हिस्सा होता है, लेकिन इसको एक अलग से यूनिट के रूप में इसलिए पढ़ा जाता है कि यहाँ डेटा आपके सामने प्रोवाइड कराया जाता है। और डीआई में डेटा प्रोवाइड कराने के कई तरीके हैं, जैसे कि सारणी लेकर डेटा देना, ग्राफ में डेटा देना, आपको पाई चार्ट में डेटा देना। जो नेट जेआरएफ का एग्जाम होता है उसमें यूजुअली टेबुलेशन डेटा आता है, एक टेबल बनाकर डेटा प्रोवाइड कराया जाता है कि इतने छात्र इस स्कूल में पढ़ते हैं, उन छात्रों में से कितने पास हुए, कितने फेल हुए, ये डेटा है। उसके आधार पर कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि किस स्कूल में सबसे ज़्यादा पास हुए, किस में कम हुए। ये बेसिक मैथ्स का है। अगर बेसिक न्यूमेरेसी आपको आती है मैथ्स की तो इसमें समस्या नहीं है, नहीं भी आती तो चिंता का विषय नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पर आपके लिए, हमारी पूरी टीम आपके लिए तैयार है इसमें। तो ये 10 टॉपिक्स हैं जिनके बारे में फर्स्ट पेपर में प्रश्न आते हैं। यहाँ पर हर यूनिट से, एवरी यूनिट से आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, माफ कीजिए। हर एक यूनिट से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल आपसे 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर आप में से कोई ऐसा छात्र है जो पहली बार नेट जेआरएफ के बारे में देख रहा है, तो उसको बेसिक आइडिया पता चल जाए कि हम लोग किस बारे में आगे समझने वाले हैं। तो हमने ये समझा था कि यूजीसी नेट का एग्जाम होता है, उसके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर फर्स्ट होता है जिसका सिलेबस कॉमन है। मैं एक बार फिर से कमेंट देख लेता हूं। निक्की जी बोल रहे हैं सर ऐप पर नहीं चल रही क्लास। नहीं, ये क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है। ऐप पर हम लोग मंडे से आने वाले हैं, सोमवार से हम लोग ऐप पर क्लास लेंगे। ये अभी यूट्यूब पर आपके सामने अवेलेबल है। और रक्तिमा शर्मा जी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। महेंद्र जी कह रहे हैं कि मैंने 27 अगस्त 2023 को एमपी एसईटी का, एसईटी में जो स्टेट का एग्जाम होता है, का एग्जाम दिया था सर, ले लिया, मेरे कुछ क्वेश्चन रह गए थे। ओके। रक्तिका शर्मा कह रहे हैं सर अब आप रोज पढ़ाएंगे यहाँ? जी हाँ रक्तिमा जी, मैं डेली मंडे से शुरू करने वाला हूँ। फर्स्ट पेपर को हम लोग शुरू करने वाले। अभी दिसंबर में जो एग्जाम है उसके लिए सच बात यह समय बहुत ज़्यादा नहीं है, समय कम है। इस दौरान मैं केवल फर्स्ट पेपर को आपका कवर कराने वाला हूँ। फर्स्ट पेपर को तेज़ी से कवर करें, आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाए, कम से कम समय में कवर हो जाए, और आपको एग्जाम में इन प्रश्नों को सोल्व करने में ज़्यादा समस्या ना आए। इस ये मेन फोकस इस नवंबर के मंथ में रहने वाला है। तो ये बातें जो आपका प्रश्न है मैं उसी में बताने वाला हूँ कि
नेट का जो एग्जाम है या फिर नेट जेआरएफ का एग्जाम जिसे आप कह सकते हैं, नेट जेआरएफ का एग्जाम वर्ष में 2 बार होता है। यूजुअली तो ऐसा होता रहा है कि एक बार जून में होता है और दूसरी बार दिसंबर में होता है, लेकिन कोरोना की वजह से थोड़ा सा फेरबदल हुआ था इस सब में। अभी सामान्य परिस्थितियां हैं, हम लोग ठीक से घूम पा रहे हैं, तो वो कोरोना के बाद की जो फिर से स्थिति ठीक ठाक हुई है, उसके बाद से फिर ये इसी स्थिति में आने लगा। अभी वर्तमान में जो दिसंबर वाला सेगमेंट है, इसके एग्जाम 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक प्रस्तावित हैं। तो हम लोग जो फर्स्ट पेपर का अभी पढ़ने वाले हैं, वो इसको ध्यान में रखकर पढ़ने वाले हैं कि आपका अगर दिसंबर में एग्जाम है तो इतने कम समय में इतने अच्छे कंटेंट और क्वालिटी के साथ आपका रिवीजन हो जाए, इतने अच्छे से रिवीजन हो जाए कि अगर आपने पहले फर्स्ट पेपर को नहीं भी पढ़ा है तब भी कोई समस्या ना आए। फर्स्ट पेपर में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट पेपर जो होता है नेट जेआरएफ का, उसमें 50 प्रश्न होते हैं। मेरा ये मानना है कि इन 50 प्रश्न में से 35 प्लस प्रश्न आपको करने ही करने पड़ेंगे सही, अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। इससे कम में संभावना लगभग ना के बराबर हो जाती है। सुनने में अजीब लग रहा है कि 70%, लेकिन ये बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ तक कि 35 से लेकर, हमारा तो विश्वास है कि हम 40 से लेकर 45 प्रश्न तक आपके कन्फर्म यहाँ सही रहें, ताकि आपको कोई बाध्यता ही ना आए। याद रखना, मैं कभी भी इस तरह का शिक्षक रहा ही नहीं हूँ कि मैं आपको ये विश्वास दिलाऊं कि 50 प्रश्न में से पूरे 50 सही होंगे, ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा हो सकता है 1-2 प्रश्न ऐसे आ जाएं कि जो आपने पहले नहीं देखे, जो टीचर ने भी कवर नहीं कराए, और एनटीए को लगा कि पहली बार ही इस प्रश्न को डाल दें, उस कॉन्सेप्ट को डाल दें। यूजुअली वो सिलेबस के आसपास रहते हैं, पर ऐसी संभावना तो है। तो हम लॉजिकल बातें करें, वो बातें करें जो फिजिबल हैं, जो आसानी से हो सकती हैं, और उसके अनुसार यह है कि लगभग 80% स्कोर करना फर्स्ट पेपर में फिजिबल है, आसानी से किया जा सकता है। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। शर्त यही रहेगी कि आप अपनी तरफ से ये विश्वास दिलाकर चलें कि हम सब मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जितना आप बोलोगे उतना पढ़ने के लिए तैयार हैं, जितना कंटेंट आप प्रोवाइड कराओगे उस कंटेंट को हम किसी भी स्तर पर नहीं छोड़ेंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करेंगे, फिर देखना कमाल ही करेंगे आप लोग। इतना मुश्किल थोड़े ना है भाई। आप एक बात समझो कि जो दूसरे टीचर्स हैं या दूसरे स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स तो सभी अच्छा पढ़ा रहे हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो पहले अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर ले रहे हैं, वो भी तो सेम कंटेंट पढ़ रहे हैं, उसी सिलेबस को कवर कर रहे हैं। अंतर जो आता है आप में और उनकी तैयारी में, अंतर सिर्फ इस बात को लेकर आता है कि आपने कितनी डेडिकेशन के साथ उस काम को किया। अगर आप मुझे ये विश्वास दिलाओगे कि हाँ सर, हम पूरी डेडिकेशन, पूरे समर्पण भाव के साथ इस पूरे नवंबर मंथ में कवरेज करेंगे, चाहे आपका एग्जाम दिसंबर में है या नहीं है, हो सकता है अगले साल जून में हो। जिनका अगले साल जून में, उनके लिए और अच्छी बेहतर अपॉर्चुनिटी ये है कि आप अभी सिलेबस को कवर कर लें और तब तक सिर्फ रिविजन करते रहें। जिनका एग्जाम दिसंबर में है, हम उनके अनुसार चल रहे हैं, तो आपको भी ये चिंता वाली बात नहीं रहनी चाहिए कि क्या सिलेबस समय पर कवर हो जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है सिलेबस होने में, हम समय पर कवर कर लेंगे। नवंबर के मंथ में हम लोगों का प्लान ये है कि नवंबर में हम आपका जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करा देंगे, ताकि आप उसके मॉक्स भी लगाने लग जाएं, आप उसके बारे में कुछ डाउट्स हैं वो भी हमसे पूछने लग जाएं, आपको कंटेंट मिल जाए। ये सारे काम हम नवंबर मंथ में कर लेंगे। हाँ, दिवाली के आसपास आकर ये सच बात है 1 या 2 दिन का ब्रेक हो सकता है क्लासेज में, अदरवाइज आपकी क्लासेज चलती रहेंगी। तो मैं ये समझाने वाला था कि फर्स्ट पेपर में लगभग 80% स्कोर करना फिजिबल है, संभव है, किया जा सकता है, लोग कर रहे हैं, आप भी कर लेंगे। जो सेकंड पेपर होता है उसका डिटेल डिस्कशन तो अभी नहीं करेंगे, लेकिन सेकंड पेपर में भी आपको ओवरऑल कुछ अच्छा स्कोर करना ही चाहिए ताकि यहां तक पहुंचे। जैसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स देखेंगे, कुछ सब्जेक्ट में कट ऑफ जो परसेंटाइल में आती है, कुछ सब्जेक्ट्स में परसेंटाइल में नहीं आती। तो एक पार्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट को उदाहरण नहीं मानते, हम ये मानकर चलते हैं कि आपका जो नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ है, उस नेट जेआरएफ के एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड पेपर को मिलाकर यहां से आपने 50 प्रश्न सोल्व करने के लिए आपको दिए गए, यहां पर 100 प्रश्न सोल्व करने के लिए दिए गए। अगर इसका ओवरऑल आप देखकर चलेंगे कि इन 150 प्रश्नों में से लगभग कितने प्रश्न आपके सही होने चाहिए जो आप नेट और जेआरएफ आसानी से क्वालिफाई कर लें, कितने ऐसा होना चाहिए।
तो नेट क्वालिफाई करने के लिए आपके लगभग 60 से 65% मार्क्स आने जरूरी हैं। 60 से 65%। ये मैंने रेंज क्यों ली है? रेंज इसलिए लिया है कि सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी कर जाता है। लेकिन अगर आप श्योरिटी के साथ जेआरएफ की तरफ जाना चाहते हैं कि आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, जिसके बाद आप पीएचडी करने लगते हैं, हालांकि अब नेट के बाद भी पीएचडी का ऑप्शन है, एंट्रेंस से भी पीएचडी का ऑप्शन है, लेकिन जेआरएफ पास करना अपने आप में इस बात को तय करता है कि आपने विषय को अच्छे से समझा है, आप उसमें पारंगत हो चुके हैं, तो जेआरएफ पास करना बेहतर है। जेआरएफ के बाद आपको कुछ अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं। पीएचडी करने के दौरान आपको प्रत्येक मंथ कुछ फेलोशिप दी जाती है, और वो कुछ का नाम ही है, ठीक ठाक पैसे मिलते हैं। मैं पैसों का लालच नहीं देना चाह रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ जेआरएफ पास करने के बाद आपको सुविधा क्या मिल सकती है। पीएचडी करने के लिए आपको एक निश्चित धनराशि मिलती है सरकार के द्वारा, हालांकि नाम यूजीसी का लेना चाहिए, उनके द्वारा दी जाती है, ताकि आप अपनी रिसर्च को अच्छे से कंटिन्यू कर पाएं। तो जेआरएफ पास करने के लिए आपको टारगेट रखना होगा, लगभग 70% आपके मार्क्स आने चाहिए। 70% मार्क्स लाना सुनने में हो सकता है कुछ को आसान लगे, लेकिन उतना भी आसान नहीं है। उतना आसान इसलिए नहीं है, अगर इन दोनों में से किसी भी एक पेपर में समस्या हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अक्सर मैं स्टूडेंट से मिलता हूं, देखता हूं कि जो सेकंड पेपर है उसकी तैयारी उनकी इतने अच्छे हाई लेवल पर तैयारी है, इतने हाई लेवल पर प्रिपरेशन रहती है कि इसमें वो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। लेकिन समस्या जो मेन आती है, प्रॉब्लम, वो फर्स्ट पेपर को लेकर आती है कि फर्स्ट पेपर में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि शायद आप लोगों ने पहले नहीं पढ़े, या पढ़े भी हैं तो उनकी भाषा इतनी क्लिष्ट है, इतनी कठिन या कॉम्प्लेक्स भाषा बना दी गई कि वो आसानी से ना तो कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं, ना उदाहरण समझ आ रहे हैं। इस क्लास में जो मेरा आपसे मिलने का उद्देश्य है, उसका मेन उद्देश्य यही है कि इस फर्स्ट पेपर को हम कितना आसान बना सकते हैं, इतना आसान बना लें कि आपके सिलेक्शन जो जेआरएफ के लिए, उसमें ये बाधा ही ना बने, बल्कि आपके साथ सपोर्ट करने पर आ जाए। तो वो इस पूरे के पूरे प्रोसेस का हिस्सा है। तो फर्स्ट पेपर में आप लोगों को जो 50 मार्क्स हैं, जो मैंने पहले भी बताया, 50 में से लगभग 40 क्वेश्चंस पर फोकस करना होगा। अब एक प्रश्न आपका ये होना चाहिए कि सर, जब आप पढ़ा रहे हो, इतना विश्वास दिला रहे हो, तो 50 में से 50 ही क्यों नहीं होने चाहिए? तो मेरा सुझाव ये है आप लोगों को, मैं लंबे समय से अध्यापन में हूँ, हर तरह के स्टूडेंट से मिलता हूँ, कई बार तो अजीब अजीब प्रश्न आते हैं, लेकिन जो मैं मनोवृत्ति समझता हूँ बच्चों की, उस मनोवृत्ति के हिसाब से ये मान लेना कि 80% मार्क्स ले आएंगे, ठीक ठाक बात है। लेकिन बच्चों के हिसाब से, उनकी तैयारी को देखते हुए, उनके मेहनत अनुशासन सबको देखते हुए, उनको इस बात के लिए बाध्य कर लेना कि आप 100 में से 100% लाइए तभी सब कुछ हो जाएगा, वो ठीक नहीं है। इसका दूसरा पक्ष मैं भी हूं भाई, एक पक्ष आप लोग हैं, आप पढ़ रहे हैं, एक पक्ष मैं भी तो हूं जो पढ़ा रहा हूं। मैं क्यों नहीं ऐसा कंटेंट दे रहा कि 50 में से 50 प्रश्न मिल जाएं? उसकी वजह है कि समय के साथ साथ कुछ बदलाव आते हैं। मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाऊंगा, हो सकता है वो इतने कॉम्प्लेक्स हों कि एग्जाम में जाकर आप उसमें कहीं कुछ गलतियां कर दें, तो कुछ गलती की संभावना आपकी तरफ से भी रहेगी, और कुछ संभावना ये हो सकती है कि 50 में से शायद मेरे पढ़ाए हुए 47 या 48 या 46 प्रश्न ही मिल पाए, 2-3 प्रश्न नहीं भी मिले। इसी वजह से ऐसा हो सकता है कि किसी एक थिंकर को लेकर, उन्होंने कोई नए थिंकर को लेकर सोचा कि इस पर एक नया प्रश्न ऐसा बना देते हैं कि जो बच्चों को समझ ही ना आए, और हो सकता है उस थिंकर के बारे में सिलेबस में कवर इसलिए नहीं कराया गया क्योंकि ना तो वो रिलीवेंट था, ना प्रीवियस ईयर में कभी आया था, और ना ही आने की संभावना थी। तो ऐसे 2-3 प्रश्नों के लिए पूरी की पूरी तैयारी को बर्बाद कर देना समझदारी नहीं। तो मेरा विश्वास जो है आप लोगों से वो ये है, और मेरा सुझाव भी यही है कि लगभग 80% मार्क्स अगर आप फर्स्ट पेपर में ले आते हैं तो आपके जेआरएफ को कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते आपने अपने सेकंड पेपर में ठीक ठाक तैयारी की हो। सेकंड पेपर में कैसे तैयारी करनी है वो किसी और कक्षा में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट पेपर के डिस्कशन की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। मैं अभी एक बार आप लोगों के कमेंट फिर देख लेता हूँ, फिर उसके बाद बात करते हैं। रक्तिमा जी कह रही हैं सर पहली बार नेट की तैयारी शुरू कर रही हैं। अगर आपका दिसंबर में एग्जाम है तो आप विश्वास कीजिए कि आप इस फर्स्ट पेपर को लेकर निश्चिंत हो जाएंगी। आप नवंबर में हम लोग इतनी मेहनत आप लोगों के साथ करेंगे कि आपको लास्ट के नवंबर तक आते आते खुद पर भी प्राउड फील होगा, आपको खुद पर भी विश्वास होगा कि वाह
कितनी अच्छी तैयारी हुई है। इसके अलावा विनोद कुमार जी बोल रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। जी विनोद जी गुड आफ्टरनून। मतलब मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि पढ़ाने के दौरान जो मैं ये कमेंट नहीं देख पा रहा था आपके। संजू यदुवंशी जी कहते हैं गुड आफ्टरनून सर। जी आपको भी गुड आफ्टरनून बहुत बहुत। विनोद जी हाँ रिप्लाई हो गया आपको। रक्तिमा जी कह रही हैं सर अभी मेरा पीजी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन नेट का फॉर्म फिल की हुई। हाँ यह प्रावधान है कि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान भी नेट जेआरएफ का एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तो अगर आप इतने अवेयर हैं रक्तिमा जी कि आप अभी से तैयारी में को लेकर सीरियस हैं तो ये एक अच्छा संकेत है आपके फ्यूचर के लिए। बशर्ते आप अपने इस इरादे पर डटी रहें कि मुझे इस एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करनी भी है, एग्ज़ाम निकालना भी है, अच्छा मार्क्स भी लाने हैं, जेआरएफ क्वालिफाई करना है, या फिर आपको जब पीएचडी और प्रोफेसर दोनों जो आपके ऑप्शंस हैं उस तरफ जाना है। लेकिन बशर्ते आप उस इरादे पर मजबूती से टिके रहें। संजू जी कभी दिसंबर में पेपर है? महेंद्र जी कह रहे हैं सर हम जरूर एवरीडे आएंगे। अच्छा संजू जी बोल रहे हैं वॉइस एक बार चेक कर लीजिए। क्या आप लोगों को ठीक आवाज़ नहीं आ पा रही है? एक बार फिर से मुझे बता दीजिए। अगर ठीक नहीं आ पा रही है तो मैं एक बार अपनी टीम से फिर बात करता हूँ, शायद उसमें कुछ दिक्कत होगी। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हमें आगे क्या समझना है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। जी चलिए आगे बात करते हैं। अब हम वापस आते हैं अपने यूनिट्स के बारे में। ये 10 यूनिट्स मैंने आपको बताया कि ये 10 यूनिट्स हैं जिनके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। अभी मैं मोटा मोटा आप लोगों को ओवरव्यू देने वाला हूं कि इन यूनिट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आने वाले समय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जो बाद के 3 यूनिट्स हैं जिसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक्स ऑपरेशंस जिसको कहा जाता है, और डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, ये तीनों लगभग मैं एक मानकर चल रहा हूं। पहले भी मैंने बताया था, हालांकि तीनों के लिए अलग सिलेबस पूरा कंप्लीट करवाया जाए, आपको सारी बातें समझाई जाएं। अगर प्रश्नों को सोल्व करने का, मैथ्स के प्रश्नों को सोल्व करने का कोई ऐसा तरीका बेहतर है, जो कि है, बस मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ऐसा तरीका है जो ट्रिक से हो सकता है तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक दोनों बातें बताई जाएं, ताकि आप लोगों को समय की भी बचत हो जाए और ज़्यादा समस्या ना आए वहाँ पर पेपर को सोल्व करने में। ये जो दो बातें, कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन शायद मैं बता चुका, कॉम्प्रीहेंशन सबसे आसान में से एक है। भाई आपको एक पेज देंगे, हाँ मैं जानता हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन का स्तर ठीक ठाक लेवल का आता है, लेकिन आप भी तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं भाई, आप भी तो 10वीं कक्षा के विद्यार्थी नहीं हैं। 10वीं कक्षा के विद्यार्थी से ये पूछा जा सकता है कि राम के घर में एक काली गाय है, राम के घर में जो काली गाय है उसके 2 बच्चे हैं, एक पहला बच्चा है एक फिलहाल बच्चा है। अब आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए कि राम के घर में जो गाय है उसका रंग कैसा है, इस लेवल पर नहीं है ना आप लोग। अभी कॉम्प्रीहेंशन का एनालिसिस या विश्लेषण करने के स्तर की आवश्यकता है, जो कि हम लोग आपको सिखाएंगे, पूरी टीम सिखाएगी, जिसमें मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा कि आपको कॉम्प्रीहेंशन को करने के क्या तरीके हो सकते हैं, इसके टेक्निक्स कितने अच्छे हैं, कि 5 प्रश्न आएंगे 5 के 5 सही कैसे हो सकते हैं। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के सब टाइप समझेंगे, प्रकार समझेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड में ये होता है, क्योंकि सच बात यह है कि जो एग्जाम कराया जा रहा है इसके बाद आप पीएचडी और प्रोफेसर बनेंगे, तो आपके जो जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा इस एग्जाम को पास करना, वो टीचिंग का हिस्सा बनेगा। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें कम्युनिकेशन क्या आपके और मेरे बीच है, तो यह एक तो कम्युनिकेशन की पॉइंट्स भी आ रहे हैं, और दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा होना चाहिए, मुझे किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, टीचिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, टीचिंग के क्या क्या लेवल्स होते हैं, वो जो टीचिंग के लेवल्स होते हैं उन लेवल्स में किन बातों की आवश्यकता है। मैं बस ओवरव्यू अभी आपको समझा रहा हूँ, ओवरव्यू इसलिए समझा रहा हूँ कि कभी आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना, एक एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड इसीलिए जरूरी है, जैसे कि आप पीएचडी करेंगे तो रिसर्च तो करेंगे, तो रिसर्च एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, उसमें किन बातों का ध्यान रखना। यहाँ से ऐसे प्रश्न आते हैं जो सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। अच्छी बात फर्स्ट पेपर की यह है कि यहाँ आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं किया जाता। फर्स्ट पेपर में अच्छी बात उन्हीं की ये है कि ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो अभी हमने समझा सारी बातें आती हैं।
पब्लिक डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट से संबंधित वही सब बातें आती हैं कि विकास को रूप में लेकर जो पर्यावरण है वो कैसी बाधाएं पैदा कर रहा है, कैसे हम अच्छा कर सकते हैं, कौन कौन से कन्वेंशन हुए थे, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में आपसे पूछा जाए, कार्टिजिना प्रोटोकॉल के बारे में पूछा जाए, आपसे वर्ष भी पूछा जाता है, कहाँ हुआ था जगह भी पूछी जाती है, क्या फैसले लिए ये भी पूछे जाते हैं। लेकिन जब आप रैंडम ऐसे प्रश्न को देखते हैं तो लगता है कि पता नहीं क्या पूछ लिया। लेकिन जब हम एक सिस्टमेटिक तरीके से समझेंगे कि एनवायरनमेंट को बचाने की मुहिम कैसे शुरू हुई, एनवायरनमेंट में कौन कौन सी बातें आती हैं, भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी संधियां हुई हैं, वो एक ठीक ठीक करके एक एक करके समझेंगे तो यही बातें बहुत आसान हो जाएंगी। आईसीटी में जो होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, उसमें मेन बात तो यह कि आपको कंप्यूटर का बेसिक्स आना चाहिए। इसके अलावा यह है कि जो वर्तमान टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन जो सब कुछ चल रहा है, जो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, ये भी टेक्नोलॉजी का एक रूप है। हम लोगों का कम्युनिकेशन इसी वजह से तो हो पा रहा है। ये जो यूट्यूब है या फिर जितने ऐप्स हैं, ये सब इसी का हिस्सा हैं। तो हम लोगों के लिए इसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना, वो सारी बातें आईसीटी का भी हिस्सा बनती हैं। मेरे ख्याल से अभी तक आपको ये स्पष्ट हो चुका होगा कि हम लोग फर्स्ट पेपर में क्या क्या समझने वाले, कैसे समझने वाले हैं। हमने ये समझा था कि जो पेपर होता है उसके दो पेपर होते हैं, फर्स्ट और सेकंड पेपर। अगर आपका सेकंड पेपर को लेकर समस्या आती है किसी भी तरह की, तब भी आप अपने विषय को कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। हो सके तो अपना संपर्क सूत्र नंबर अर्थात मोबाइल नंबर भी दीजिएगा, या फिर कोई ईमेल आईडी जिससे आपसे संपर्क हो सके, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। उस विषय के बारे में आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं वो भी आप देखिएगा। और हमारा अपना एक ऐप है, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए मोबी शिक्षा के नाम से। ऐप का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, इवन कमेंट बॉक्स में भी मैं बोल दूंगा, टीम को वो डलवा देंगे। ऐप से हम लोग से आकर आप जुड़िए। हम लोग इस कोर्स को अभी जो शुरू करने वाले हैं, हमारा प्लान है कि हम लोग मंडे में, सोमवार से हमारी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। सोमवार में हम लोग मिलेंगे, जोर शोर से एक टॉपिक शुरू करेंगे। कौन सा टॉपिक शुरू करेंगे इसको लेकर मैं खुद तय करूंगा, कि वजह यह है कि मुझे ये पता है कि पहले कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, जिससे कि अगला टॉपिक का इंटरलिंक उससे बन सके और अच्छे स्तर का बेसिक से हम धीरे धीरे एडवांस लेवल पर तक समझते चले, विशेष समस्या ना आए। पढ़ाने में मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखता भी हूँ, आगे भी ऐसा ही होगा। आप हमेशा हर कक्षा में पाएंगे कि मैं ये ध्यान में मानकर चलता हूँ कि जो बच्चा पहली बार इस कक्षा को देख रहा है, जिस कॉन्सेप्ट को समझ रहा है, उसे कोई समस्या ना आए, उसे किसी प्रकार की प्रायर नॉलेज की आवश्यकता ना हो, हम वो सारी बातें एक एक करके समझें। ये सारी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे। मंडे से हमारी क्लासेस शुरू होने वाली हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी सारी क्वेरी, क्या क्या आपको और जानकारी चाहिए, मैं एक बार फिर से देख लेता हूं। अच्छा, संजू जी ने आवाज़ के बारे में बताया, ठीक है ठीक है। मेरा भी दिसंबर में है सर, महेंद्र जी बोल रहे हैं। बिल्कुल, बधाई भी हो कि आपका दिसंबर में एग्ज़ाम है। बस बशर्ते कि एग्ज़ाम में उतने अच्छी परिणाम आ जाएं जितने अच्छे की मुझे भी आपसे अपेक्षा है और आपको भी अपने आप से अपेक्षा है। संजू बोल रहे हैं कि मॉक में कॉम्प्रिहेंशन में ऑलवेज 5 सही होते हैं। बहुत अच्छे, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बाकी भी जगह आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, अगर वहाँ ज़रूरत है तो उसमें भी हम लोग साथ में आपके। अच्छा, संजू जी पूछ रहे हैं एसडीजी और एमडीजी के बारे में। ये क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हैं, जो 17 गोल हैं उनके बारे में होता है। अर्थ समिट में फैसला लिया गया था 17 डेवलपमेंट। इसके लिए मैं ट्रिक भी आपको समझाऊंगा, एक एक करके पहले समझाऊंगा एसडीजी गोल के बारे में, फिर ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इन सभी को एक साथ कैसे याद रख सकते हैं, कि पहले में क्या है, पॉवर्टी कहाँ है, हेल्थ कहाँ है, एजुकेशन कहाँ है, इन सब के बारे में। तो एसडीजी गोल के बारे में भी समझेंगे संजू। ओके, संजू बोल रहे हैं कि मैं करण सर से पढ़ती हूँ पॉलिटिकल साइंस। बिल्कुल शानदार अध्यापक हैं, आप बिल्कुल उनसे अगर क्लास ले रहे हैं तो लेते रहिए, क्योंकि मैं और करण सर अलग अलग नहीं है, एक ही टीम का हिस्सा है हम लोग। और आने वाले समय में हम लोग और बाकी सब चीज़ें को अगले स्तर तक बढ़ाने वाले हैं। तो बहुत शानदार अध्यापक हैं, निस्संदेह आप खुद जानती होंगी जब पढ़ती हैं, तो इसमें किसी तरह की बताने की आवश्यकता नहीं है। महेंद्र जी बोल रहे हैं थैंक यू सो मच सर। हाँ बिल्कुल महेंद्र जी, आप
जुड़े रहिएगा। अभी अगर आपका कोई विशेष डाउट है तो जरूर पूछिए, अदरवाइज ये इंट्रोडक्शन था। मैं अभी अपने बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, मैं शुरू में हालांकि बता भी चुका, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ। इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो मेरा एक फोकस पॉइंट है पीएचडी का, जिसका जो टॉपिक है वो हमारे रिलेशंस कैसे हैं डेवलप्ड नेशंस के साथ आफ्टर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई वैश्विक व्यवस्था में कैसे हैं, वो एक टॉपिक है मेरा, बड़ा टॉपिक है। मैंने कई बार नेट जेआरएफ का एग्जाम पास किया है। उसके अलावा यूपी पीसीएस और आईएएस का इंटरव्यू लेवल तक कई बार मैं पहुंचा हूं। मैंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है, पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया है, एनडीए सीडीएस के एसएसबी भी दिए हैं। हाँ, कई सारे चरणों से गुजरते हुए हम यहाँ तक पहुंचे हैं। और मेरा पूरा विश्वास है आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उसको लेकर कोई समस्या नहीं आने वाली। मैं वहाँ पर हमेशा तैयार हूँ आपके लिए। आपको जो भी प्रश्न कुछ भी लगता है आप मुझसे जुड़ सकते हैं, आप हमारी टीम से जुड़े रहिए। कोई भी किसी तरह की इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम्स आती है तब भी हमारी टीम आपके साथ है। तो मेरा यही अनुमान है कि जो बातें अभी तक डिस्कस करनी थी, मंडे से हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं, हम इन सब की जानकारी आपको अवेलेबल करा देंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ऐप पर वो सारी की सारी कक्षाएं शुरू होने वाली हैं। कुछ कक्षाओं के कुछ हिस्से हम यूट्यूब पर भी लाने वाले हैं, वो जरूरी भी है लाना। मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर व्यक्ति को एटलीस्ट इतना जरूर पता चले कि जो शिक्षक आपको पढ़ाने वाले उनकी गुणवत्ता का और उनके द्वारा प्रोवाइड कराए जाने वाले कंटेंट की गुणवत्ता का स्तर क्या है, क्योंकि ये फैसला लेने का आपको पूरा अधिकार है। आपको किससे पढ़ना है किससे नहीं पढ़ना है, इसके बारे में निष्कर्ष में आने से पहले एक प्रोसेस ये है कि गुणवत्ता की जांच की जाए, और वो सही भी है। फ्यूचर आपका है, आपको इस बारे में पूरी तरह से निश्चित रूप से होकर, बिना किसी प्रायर जजमेंट के, पूर्ण रूप से न्यूट्रल होकर डिसीजन लेना चाहिए। पूर्ण रूप से आपको तटस्थ होकर ये फैसला लेना चाहिए। जब भी मैं अंग्रेजी, हाँ एक और बात यह है कि जब भी मैं अंग्रेजी के कोई शब्द बोलता हूँ तो हिंदी के जरूर उसके साथ रिपीट करता हूँ। आप इतना संयम रखना कि अगर मैंने पहले अंग्रेजी बोल दिया तो हिंदी तक रुके रहना, क्योंकि उसके कुछ सेकंड बाद ही मैं उस बात को हिंदी में जरूर रिपीट करूँगा। तो मैं चूंकि बाइलिंगुअल बैचेज पढ़ाता हूँ तो दोनों भाषाओं में मैं पर्याप्त और पूर्ण रूप से सक्षम हूँ आपसे बात करने के लिए। आपका जो भी मीडियम हो, हिंदी या अंग्रेजी, उससे कोई समस्या नहीं। तो ये सारी बातें थी, ये हमने डिस्कस करने वाले थे। आज की कक्षा में ये सब बातें हम लोगों ने डिस्कस करनी थी। मेरे ख्याल से अभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। नेट जेआरएफ के बारे में जो एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताया कि लगभग इतना आपको टारगेट करके चलना भी चाहिए, सही भी है, इतना जरूरी है। अभी तक के लिए इतनी बात है। फिर भी इस वीडियो के बाद भी कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट जरूर छोड़ना, अपनी क्वेरी छोड़ना, अपने डाउट्स छोड़ना, हमारी टीम से संपर्क करना। जो भी आपकी बातें होंगी हमारी टीम खुद भी आपसे संपर्क करेगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो सारी बातें हम एक एक करके सुलझाएंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ हम लोगों की जल्दी मंडे में फिर मुलाकात होगी टॉपिक के साथ। हम लोग एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर को उस टॉपिक से सारी बातें, मूलभूत बातें, बेसिक्स लेवल से एडवांस लेवल तक प्रश्न कैसे आते हैं वो सब एक एक करके समझेंगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास था जिसमें मुझे अपना भी परिचय आपको देना था, मुझे ये भी बताना था कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मुझे ये भी बताना था कि आपका सिलेबस क्या है, ये भी बताना था कि पैटर्न क्या है, ये भी आपको समझाना था कि आपको लगभग कितनी स्कोर की आवश्यकता है, कितना आपको लगभग स्कोर लाना चाहिए। ये सारी बातों को समझाने का एक उद्देश्य था। मेरे ख्याल से सारी बातें हो गई। फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी टीम आपके लिए है, मैं आपके लिए हूँ, हम सब तैयार हैं। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।